हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म में। यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन यानी कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है उसकी तैयारी एप्लीकेशन पे शुरू की जा चुकी है। यदि आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट वायरमैन से हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास नोट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगी, मॉक टेस्ट पीवाई की मॉक मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। कोर्स पे अभी ऑफर चल रहा है फर्स्ट 100 कैंडिडेट के लिए। 799 की जगह आपको 499 में मिलेगा। 300 रुपए की डिस्काउंट चल रही है। डिस्काउंट कोड आपको यूपी ट्रिपल एस सी कैपिटल लेटर में डालना है। और आपको किसी तरह की ज्वाइन करने में कोर्स में दिक्कत आ रही है तो आप 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की जो क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना, कि हम लोग विद्युत की मौलिक अवधारणाएं ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है वो चीजें ध्यान देंगे। तो मौलिक क्या है, विद्युत की मौलिक अवधारणाओं के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, कुछ सॉल्यूशन भी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है, आपको विद्युत की मौलिक अवधारणा में मूलभूत सिद्धांत के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में जानना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मूलभूत तत्व क्या है, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव एवं इकाई के बारे में जानना है। ठीक है, इनकी व्याख्या, सामग्री और सर्किट यानी कि परिपथ क्या होती है, जैसे कि आपका श्रेणी परिपथ और उसके बाद समांतर परिपथ, संयोजी परिपथ। उसके बाद कंडक्टर की परिभाषा एवं गुण, इंसुलेटर एवं सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जानेंगे। ऐसे ही सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग तकनीक, ब्रेजिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका प्रतिरोधक के प्रकार, यानी कितने प्रकार की प्रतिरोधक होती है, गुण क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ओम क्या है, और इनका सिंबल से क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आप लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आपका साधारण विद्युत सर्किट समस्याएं, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के नियम, ये सभी भी जानेंगे। उसके बाद सर्किट के प्रकार और नियम के बारे में जानेंगे, जैसे कि सीरीज, समांतर एवं कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होती है, किरचॉफ का नियम क्या होता है एवं उसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत एवं उसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, ये सभी हम लोग जानने वाले हैं ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक चीजों को आप लोग डिटेल से समझेंगे। और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को विद्युत की मौलिक अवधारणाओं के बारे में जानना होगा, यानी कि विद्युत होता क्या है। तो देखिए, विद्युत कैसे पैदा होती है। तार में हमारा देखिए कि जो विद्युत करंट फ्लो हो रहा है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी लाइट जल जाती है, हमारा डिजिटल बोर्ड चलता है, कंप्यूटर चलता है, बल्ब चलता है, कूलर चलता है, एसी चलती है। ठीक है। यानी कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग चला पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मौलिक अवधारणा के अंतर्गत हम विद्युत को जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा होती है, यानी कि तार में हमारा इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि ये पदार्थ जो होती है परमाणुओं से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। उसी में आपका परमाणु, जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ के अंदर नाभिक में आपका क्या होगा, तो नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना। तो परमाणु कितने पदार्थों से मिलकर पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, और परमाणु के तीन भाग होते हैं छोटे छोटे। परमाणु में प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर आपका पूछ देगा कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है ना। और यही जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत उत्पन्न होती है। यही इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगता है तो विद्युत का उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता है कि विद्युत
के लिए फार्मूला क्या होती है, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। और क्यू बराबर क्या होती है, तो यहाँ पे क्यू बराबर जो होता है एन इंटू ई। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या अगर हम आवेश निकालेंगे तो n इंटू ई करेंगे। तो ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, बाकी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होती जाएगी। तो इतनी चीजें आप लोगों को पसंद आया समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको समझिए, परमाणु की संरचना को समझिए। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जो हमने बताया एक नाभिक होती है। इस नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। देखिए ये है आपका नाभिक। नाभिक के अंदर हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और नाभिक के चारों ओर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज होती है, यानी कि ऋण आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति, दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के और ऋणात्मक आवेशित निगेटिव चार्ज कण होते हैं जो नप होते हैं। इसको काट दीजिएगा, जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज होते हैं और जो कहा नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यही अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन समझेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक संरचना पढ़ रहे हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो हमारे विद्युत को पैदा करते हैं, क्या करते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जो आसानी से नाभिक से जुड़े नहीं रहते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी की वजह से हमारी बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। अब आइए आवेश का संतुलन देखिए। आवेश का संतुलन में क्या होगा, जितनी मात्रा में नाभिक में प्रोटॉन होगा, यानी कि किसी परमाणु में जितनी प्रोटॉन होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। कितनी, उतनी ही। देखिए एक सामान्य परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए क्या होता है, उदासीन होता है। देखिए यहाँ पे तराजू में प्लस और माइनस दोनों दिखाया गया है तराजू में, और ये बराबर को शो कर रहा है कि दोनों बराबर होती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकलकर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो परमाणु में हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ये भी एग्जाम में आप लोगों को समझना है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन चला गया तो परमाणु कैसा होता है, धन आवेशित हो जाता है, और परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है और तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये देख रहे हैं तार है। मैं यहाँ पे 3D आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तार के अंदर क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, अभी पढ़े है ना। तो इस तार के अंदर क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रही है, फ्लो हो रही है। तो देखिए जब किसी चालक जैसे तांबे के तार के इलेक्ट्रॉनों पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वो एक दिशा में बहने लगते हैं। ये बल जब लगता है तो ये एक दिशा में बहने लगते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोली जाती है। इस पे एक बल लगाकर इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, जिससे हमारा विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है। और ये अब बाहरी बल कहां से मिलेगा हमें, तो सोर्स से मिलेगा, जैसे सेल, बैटरी, जो ऊर्जा स्रोत है उससे मिलेंगी। अब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो जब हमारा परमाणु था, परमाणु के नाभिक में क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थी। क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था नाभिक में, और बाहर क्या था, इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या होती है, तो ये नाभिक को छोड़कर बाहर जा सकता है, इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। ये नाभिक से बहुत कम फोर्स के साथ जुड़ा रहता है।
तो देखिए धातु की बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन की नाभिक नाभिक से ढीले बंधे होते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बिजली के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जो अपनी परमाणु को छोड़कर जा सकते हैं, अपने कोष को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना, अपनी कोष को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। वही क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियम समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये नाभिक के बाहरी कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर चले गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अभी हमने बताया है इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, कमी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है ना। क्या होता है, विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, अभी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की वजह से होती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैसी चार्ज होती है, ऋण आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आवेशित होती है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ये याद रखिएगा। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। उसके बाद ये बाहरी कक्षा में होते हैं, ठीक है ना। ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहरी कक्षा में होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, यानी कि जब बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है। और यही अगर अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब आगे आइए, अगला टॉपिक है परमाणु की संरचना में नाभिक और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन, देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग अलग टॉपिक है, ये टॉपिक है ना, ये क्या है, टॉपिक है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु केंद्र में नाभिक होती है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो आसानी से अपनी कक्षा को छोड़कर जा सकते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को प्रवाहित करती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को भी समझ में आ गया परमाणु की संरचना। अब आगे और बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन, भी आप लोग समझ लिए, ये वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकलकर स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, यही विद्युत को प्रवाह करते हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर निकल गया, चला गया बाहर, अपने कक्षा को छोड़कर बाहर चला गया। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत की प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, यही विद्युत प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, मूलभूत तत्व। जैसे एक साइड में हमने 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ मात्रा, एक तरफ प्रतीक, एक तरफ इकाई। वोल्टेज का मात्रक आपको याद रखना है, क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट का मात्रक एम्पियर होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी इस पे फार्मूला भी बनेगा ओम का, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। क्या बोलते हैं, ओम का नियम। तो ओम के नियम क्या होता है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि वोल्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और जब हम इसको हटाते प्रोपोर्शनल को तो क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आर क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है, V क्या है, वोल्ट है, आई क्या है, करंट है, धारा है। और इसका इकाई आप लोगों को हमने ऑलरेडी दिखा दिया है ना। तो ओम का नियम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल से। अब देखिए आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी चालक यानी कि कोई तार है, ठीक है ना, कोई तार है जैसे तांबे का, एल्युमिनियम का, ठीक है,
तो उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो देखिए विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक यानी कि कंडक्टर से, जैसे तांबे के तार है, से विद्युत आवेश के बहने की दर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी होता है। यहां पे देखेंगे एकांक समय में किसी तार से एकांक समय में बहने वाले आवेशों की आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा यानी कि आई बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब I इक्वल टू क्यू अपान टी याद रखिएगा, या अभी हमने आपको बताया था I इक्वल टू क्यू अपान टी बताया था, या Q इक्वल टू एन इंटू ई भी बताया था। Q इक्वल टू एन इंटू ई, तो Q की जगह हम n इंटू ई डालेंगे बटा टी। ठीक है ना। तो n क्या है, नंबर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है ना। तो टोटल हमें आवेश निकालना होगा, तो नंबर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा आई निकल कर आएगा। एक चीज और यहां पे समझेंगे, तो एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कूलाम में कितना आवेश हो सकता है, तो आपको याद रखना है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर आपका पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक माइनस में 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये आपको याद रखना है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट था। अब देखिए मापन और इकाई, यानी कि आई इक्वल टू क्यू अपन टी। क्यू क्या है, अब देखिए आई की जगह आई हमारा क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। ठीक है। तो 1 एम्पियर अगर निकालना होगा तो एकांक समय में, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है ना। और चीजें आपको याद रखना है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, और जो चीजें याद रखना है वो हम अभी आप लोगों को बता देते हैं। अभी देखिए परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एमीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम सर्किट बनाते हैं, यानी कि आप श्रेणी परिपथ बनाते हैं या समांतर परिपथ बनाते हैं, और किसी भी प्रतिरोध का मापना हो कि कितना धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, समांतर में या श्रेणी में, तो हमेशा श्रेणी में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया I इक्वल टू क्यू अपन टी। अब कुछ चीजें हैं, जैसे आपको 1 माइक्रो एम्पियर बराबर याद रखना है। कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है आपका 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर याद रखना है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आइए, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा। प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है ना। सूत्र I इक्वल टू क्यू अपन टी, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर। अब देखिए तार से हमारा क्या प्रवाहित हो रहा है, एक दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। I इक्वल टू क्यू अपन टी, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई अपन टी। ठीक है। तो 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला हमने आप लोगों को बताया। या तो आपको याद रखना है I इक्वल टू क्यू अपन टी, या Q बराबर N इंटू ई होता है बटा में T, ये भी आपको याद रखना है ना। उसके बाद आपको क्या रखना है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह भी आपने देख लिया। अब देखिए
इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। दिया है विद्युत बल्ब, यहां विद्युत लिख देते हैं, विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, एम्पियर दिया है, आई इक्वल टू, तो हमें यहां पे क्या निकालना होगा, भाई उधर कट गया है क्या, इधर कट गया है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें आई इक्वल टू क्यू अपन टी पे रख के इस फार्मूला को निकालना होगा, है ना। हमें आवेश यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, आवेश निकालना है। आई का मान दिया हुआ है, आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है ना। और हमारा टी का मान दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टाइमिंग 10 मिनट, 10 मिनट दिया हुआ है, तो हम इसको सेकेंड में बदल लेंगे। 10 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 60 सेकेंड में आ जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, आई इक्वल टू क्यू अपन टी से। देखिए विद्युत बल के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें क्यू आवेश ज्ञात करना है, आवेश बताना है, आवेश क्यू हमें बताना है। ठीक है ना। तो आई इक्वल टू आपको फार्मूला याद है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। ठीक है ना। तो आई का मान दिया है कितना, 0.5 एम्पियर, क्यू हमें निकालना ही है, टी का मान ऑलरेडी हमें दे दिया है 600 सेकेंड, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6×5=30। ठीक है, 00 है 00, और इसको कितने के बाद, एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाने देना है, तो इतना कुलाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6×5=30, 00, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक 300 कुलाम आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को कर लेना है ना। अभी और क्वेश्चन करेंगे आगे। अभी आइए, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ सिंबल आपको याद रखना है, सिंबल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो सिंबल आपको क्या करना है, याद रखना है, सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है सिंबल। ठीक है ना। अगर आपको सिंबल नहीं आ रहा है तो आप कई नंबर से पीछे हो सकते हैं, है ना। तो सिंबल आपको आना चाहिए, पहले आपका आना चाहिए विद्युत सेल का, किसका, विद्युत सेल का सिंबल। तो विद्युत सेल का सिंबल आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, यह है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल। कैसे याद रखना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, छोटा होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। सेलों का, अब दूसरा आपको क्या है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, या तो बैटरी बोलिए या कई सेलों को, बैटरी क्या होता है, कई सेलों को मिलाकर बनाते हैं। तो अगर हमें बैटरी का सिंबल बनाना है तो देखिए कई सेलों को हमें मिलाना होगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बनाना होगा। ये क्या है, बैटरी, बैटरी का सिंबल है। अब एक चीज और, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला क्या होता है, निगेटिव हो गया, तो बैटरी का भी सिंबल आप लोगों को पहचान लिया कैसे बनेगा। तीसरा है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी कि ओपन स्विच आपको बनाना है। तो ओपन स्विच बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ओपन स्विच कुछ इस प्रकार बनेगा, ओपन, सॉरी, ये है ओपन स्विच सिंबल, आपको ऊपर जो मैंने बनाया है ये है ओपन स्विच है। ठीक है, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी कि ओपन स्विच बनाना है तो ओपन स्विच का सिंबल वहां पे दिखेगा। उसके बाद आपका है बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी कि क्लोज स्विच आपको बनाना है। तो क्लोज स्विच में क्या होता है, ये रहता है, एक मिनट, यहाँ पे ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच कहलाता है।
ओपन स्विच बनाने के बाद, ओपन स्विच बनाने का बीच में ऐसा गोला बना देते हैं तो वो आपका क्लोज स्विच हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज स्विच हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका वायर ज्वाइंट, यानी कि तार का ज्वाइंट बनाना है आप लोगों को। कैसा बनाना है? तार का ज्वाइंट बनाना है। तो तार का ज्वाइंट कुछ इस प्रकार होता है। ये तार का ज्वाइंट है। क्या है? तार का ज्वाइंट है, वायर ज्वाइंट है। ये सिंबल क्या है? वायर ज्वाइंट का सिंबल है। क्या है? वायर ज्वाइंट का सिंबल है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या बनाना है? बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, यानी कि इसमें ज्वाइंट नहीं बनाना है। तो ये तार है, ठीक है ना, इसके ऊपर से दूसरा तार बिना ज्वाइंट के, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। ठीक है, ये सिंबल आप लोग बना लेंगे। पूरा एक एक सिंबल मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब, बल्ब का सिंबल कैसा होगा? तो बल्ब का भी सिंबल डायरेक्टली आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका क्या चीज का सिंबल है? बल्ब का सिंबल है। किसका है? बल्ब का, ये याद रखना है। उसके बाद आपको प्रतिरोध रजिस्टर का सिंबल बनाना है। तो प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या है? रजिस्टर का सिंबल है, प्रतिरोधक का सिंबल है रजिस्टर। ठीक है ना। रजिस्टर का सिंबल बना लेंगे आप लोग। अब है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, वेरिएबल रजिस्टर या रियो स्टेट। ठीक है ना। तो इसका सिंबल आपको बनाना होगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये सिंबल कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। ये क्या है? तो ये है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर है। क्या है? वेरिएबल रजिस्टर है या रियो स्टेट है। क्या है? रियो स्टेट। अगला है एमीटर। एमीटर का सिंबल आपको कैसे बनाना है? तो एमीटर का सिंबल, इसके अंदर ए लिखा रहेगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज से, एक तरफ निगेटिव चार्ज से जुड़ा, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। उसके बाद आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, ये ए मीटर है। किस क्या है? अमीटर है, अमीटर है। दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ चलिए, अगला है वोल्ट मीटर। ये आपका क्या है? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतनी सिंबल आप लोगों को कम से कम याद रखना है। इस चैप्टर से सिंबल से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सिंबल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे आइए विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है ना। क्या होता है प्रकार में? तो एक आपका विद्युत धारा में एक एसी होती है, यानी कि एक अल्टरनेट करंट होता है। एसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है ना। आप लोगों को डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अल्टरनेट करंट। अभी हमने करंट देख लिया। करंट कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो एक एसी करंट होता है और दूसरा क्या होता है? डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है। जो बैटरी वगैरह में करंट पैदा होती है, धारा प्रवाहित होती है, वो डायरेक्ट करंट है। ये एक सीध में चलता है। कैसे चलता है? एक सीध में चलता है, डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेट करंट अपनी रास्ता बराबर बदलती रहती है। क्या करती है? बदलती रहती है। ठीक है ना। तो विद्युत धारा पढ़ लिया। ठीक है, अब धारा कितने प्रकार का होता है? तो एक डिस्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होता है। इसमें धारा केवल एक ही दिशा में बहती है, जैसे बैटरी से मिलने वाली बिजली। ठीक है ना। वो क्या होती है? डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। इसे हम लोग डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा।
इसमें धारा हमेशा अपनी दिशा बदलती रहती है। कैसी बदलती रहती है? देखिए, ये आपका क्या है? एसी है। ये क्या है? एसी है। और जो एक ही सीधा में बह है, एक सीधे में बह है, वो क्या है? डीसी है। यहाँ पे देखिए, एक सीधे में बह रहा है बैटरी। ये क्या है? ये यहाँ पे क्या शो किया गया है? बैटरी को दिखाया गया है, बैटरी। तो बैटरी में क्या होती है? इसे ही दिशा, एक ही दिशा में ना, एक ही दिशा में बहती है। जैसे बैटरी से मिलने वाली बिजली की कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट होती है, डीसी होती है। और जो हमें बिजली, जो हम घरों में यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? एसी होता है। क्या होता है? एसी। तो इसमें धारा एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदलती रहती है, जैसे घरों में आने वाली बिजली। तो एसी करंट और डीसी करंट आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है। धारा कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अल्टरनेट करंट और डीसी करंट। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर डीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट करंट, और एसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो अल्टरनेट करंट। अब आगे आइए, ये देखिए, अब है आपका अगला टॉपिक है विद्युत का प्रभाव। ठीक है ना? विद्युत का प्रभाव क्या होता है? जैसे हम बिजली चलाते हैं तो पहला प्रभाव हमारा क्या है? ताप प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग घरों में हीटर, आयरन यूज करते हैं। बिजली की वजह से हम लोग क्या मतलब ताप प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। बिजली का प्रभाव बताना है। दूसरा है आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बिजली से हमारा क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? मोटर, पंखा, कूलर, ये सभी चलाते हैं, है ना? उसके बाद रासायनिक, बिजली के विद्युत के प्रभाव से हम लोग, विद्युत का प्रभाव क्या है? रासायनिक प्रभाव है। यानी कि विद्युत के द्वारा हम लोग ताप उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक प्रभाव की वजह से ही हम लोग बैटरी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है? डायरेक्ट करंट बनाते हैं। उसके बाद आपका विद्युत का प्रभाव लाइटिंग इफेक्ट में भी करते हैं। क्या? चौथा यहाँ पे लिख लीजिएगा, लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है ना? विद्युत के प्रभाव से हम लोग लाइटिंग इफेक्ट यानी कि प्रकाश को भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? तो ताप उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, इसी बिजली के प्रयोग से शारीरिक प्रभाव जिसे बोलते हैं, जैसे हम बिजली के झटकों से बहुत से इलाज किया जाता है। कम कम एम्पियर पे विद्युत के प्रभाव हमारा क्या करता है? इलाज भी करता है। तो उसके बारे में भी हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ पे दिखाया गया, तो ये है ताप का प्रभाव। क्या है? ताप प्रभाव। बिजली का ताप प्रभाव है। विद्युत का ताप प्रभाव से हम क्या हीटर वगैरह चलाते हैं, आयरन चलाते हैं। दूसरा यहाँ चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो मोटर वगैरह में कॉइल वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा क्या है? बैटरी वगैरह में रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लाइटिंग इफेक्ट, हमारा कोई बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल हमने बना दिया, सॉरी, ये मान के चलिए ये बल्ब है। ठीक है ना? तो बल्ब हमारा जलता है तो प्रकाश मिलता है, क्या? विद्युत के प्रभाव की वजह से ही। तो आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। पहले चीज यहाँ पे देखिए, देखिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, उष्मीय, उष्मा देता है। उष्मा देने की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेस करते हैं, आयरन, और उसके बाद हीटर जलाते हैं, पानी गर्म करने वाला राड बनाते हैं, या आप घरों में चलिए, इतना हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। जब किसी चालक तार, विशेषकर उच्च प्रतिरोध वाले जैसे नाइक्रोम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। ठीक है ना? उदाहरण के लिए विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, पानी गर्म करने वाली राड और बल्ब का फिलामेंट, ये सभी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हमें हीट देता है। ठीक है ना? अब देखिए, यह प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है कि धारा प्रवाहित होने पर विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत को किस में बदल लेते हैं? उष्मीय ऊर्जा में बदल लेते हैं। ताप प्रभाव में क्या करते हैं? विद्युत को उष्मीय ऊर्जा में बदल लेते हैं। और चुंबकीय प्रभाव में विद्युत को चुंबकीय प्रभाव में बदल लेते हैं। और रासायनिक प्रभाव में विद्युत को किस में बदल लेते हैं? रासायनिक प्रभाव में बदल लेते हैं। ऐसे ही विद्युत को हम लोग लाइटिंग इफेक्ट में बदल लेते हैं,
ऐसे ही शरीर की बहुत सी रोगों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक का जरूरत पड़ता है ना। तो ये तो प्रभाव हो गया पहला, तापीय प्रभाव। दूसरा देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत का मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी चालक तार के माध्यम से विद्युत धारा बहती है तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चालक तार में धारा बहती है तो वो कैसा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है अपने क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, पंखे, इसे दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम यानी कि राइट हैंड थंब से समझा जा सकता है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब से मैग्नेटिक इफेक्ट को समझा जा सकता है। अब देखिए इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से हम क्या क्या चीज चलाते हैं, हमारा मोटर हो गया, पंखा हो गया, ठीक है ना। ये सभी रोटरी मोशन में जो चलाई जाती है उसे चलाए जाते हैं। अब है रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस विद्युत को हम किस में बदल लेते हैं, रासायनिक इफेक्ट में बदलते हैं। देखिए जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण के घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी भी धातु के वस्तु है, जाब है, उसके ऊपर किसी अन्य धातु का परत चढ़ा देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। धातु पर परत चढ़ाना, जैसे सोने या चांदी की परत चढ़ाते हैं, तो ये विद्युत के प्रभाव से ही होता है, विद्युत के केमिकल प्रभाव की वजह से होता है। दूसरा है बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। तीसरा आपका उदाहरण है धातु का शोधन, धातुओं को शोधन में भी, इसका रिफाइनिंग में भी प्रयोग करते हैं विद्युत का रासायनिक प्रभाव का प्रयोग। तो ये पहला आपने क्या पढ़ा, विद्युत का तापीय प्रभाव। दूसरा आपने पढ़ा विद्युत का रासायनिक प्रभाव। तीसरा आप लोग पढ़ेंगे विद्युत का धारा का प्रकाश प्रभाव। विद्युत धारा से हम लोग क्या करते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं। तो देखिए विद्युत धारा के कारण प्रकाश उत्पन्न होना यह उष्मीय प्रभाव का ही एक उन्नत रूप है। पहले आपको पता था कि हम लोग 100 वाट के बल्ब जलाते थे, पीला वाला, और उसका जगह अब फिर क्या ले लिया, हमारा CFL ले लिया, या आपका अभी LED बल्ब ले लिया है ना। तो ये उष्मीय प्रभाव का उन्नत रूप है, यानी कि सुधारा गया रूप है। पहले 100 वाट का बल्ब नाइक्रोम का, उसमें तार लगा रहता था, धीरे धीरे जलता था, हीट होता था, काफी ज्यादा उजाला करने लगता था, है ना। तो ये क्या है, उष्मीय प्रभाव का उन्नत रूप है, लेकिन आधुनिक तकनीक में यह भिन्न है। इस उदाहरण के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है। पहले नाइक्रोम का तार जलाया जाता था, उसमें हीट उत्पन्न होती थी, ठीक है। अब आइए अगला देखिए विद्युत धारा का शारीरिक प्रभाव, शरीर पे प्रभाव अभी हमने बताया था। देखिए मानव शरीर या जीवित कोशिकाओं पर विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, तो चिकित्सा में उपयोग होता है। कम मात्रा में इसका उपयोग चिकित्सा के लिए, चिकित्सा में भी करते हैं, ठीक है ना। कम मात्रा में, हल्के फुल्के झटके वगैरह। लेकिन नुकसान बहुत मात्रा में अगर झटका लगा, लेकिन अधिक मात्रा में ये नुकसानदायक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक कम मात्रा में है तो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है। क्लियर, इतना समझ लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कंडक्टर क्या होता है, तो ऐसी वस्तु जिसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए या उष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक। जैसे जितने भी लौह पदार्थ है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे आपका सोना, चांदी, उसके बाद आपका पीतल, तांबा, ये सभी है ना। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से बहती हैं वो क्या कहलाती हैं, चालक कहलाती है। क्या कहलाती है, चालक या कंडक्टर कहलाती है, ठीक है। ये देखिए चालक, उदाहरण में तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सभी हो जाएगा। गुण क्या है, इसके कारण क्यों मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, सही है। अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आप लोगों को समझाया।
तो चालक क्या होती है? चालक जिसके अंदर से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, चालक कहलाती है। इन सभी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि कोई प्रतिरोध बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि प्रतिरोध करती ही नहीं है। वो कंडक्टर कहलाती है, जिसके अंदर से धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक। कुचालक का मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाही न हो पाए एक स्थान से। जैसे हम लकड़ी में तार को लगा देंगे तो लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होगी, रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होगा, कागज में धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये सभी क्या है? कुचालक है। वे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को रोकती हो, यानी कि अपने से धारा का प्रवाहित ही नहीं होने देती है, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, कागज हो गया, ये सभी आपका क्या है? कुचालक है। तो देखिए तार जो होता है, तार आप देखे होंगे, तो तार में जो अंदर लगा होता है, तार के अंदर वो पीतल या तांबा का बना होता है, या किसी मतलब चालक पदार्थ का बना होता है, और उसके ऊपर प्लास्टिक का रबड़ चढ़ा दिया जाता है, प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। वो क्या है? इंसुलेटर है, कुचालक है। क्या है? कुचालक है ना। तो इसका क्या है? अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन कम ये आपको लाइन काटना होगा, ये गलत लाइन लिख दिया है ना, ये आपको लाइन मिटा दीजिएगा, ये लाइन आपको मिटा देना है, ठीक है ना। तो उदाहरण में आप लोगों को जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित न हो पाए वो इंसुलेटर यानी कि कुचालक है। क्या है? कुचालक है। आप बिजली के जब हम लोग बिजली का काम करते हैं तो या तो प्लास्टिक या किसका चमड़े का दस्ताना पहनते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक का दस्ताना यूज करते हैं, किसका? प्लास्टिक का दस्ताना पहनकर ही बिजली का काम करना चाहिए। आप देखेंगे पोल पे ये वाली चीजें लगाई जाती है, ये क्या है? एक तरह से ये भी इंसुलेटर है, इसमें बिजली का प्रवाहित नहीं होता। अगर ये इंसुलेटर नहीं लगाया जाता तो हमारा तार में जो करंट बह रही होती है वो पोल के अंदर आ जाता, किसके? पोल के अंदर। और जैसे हम लोग पोल को छूते तो बिजली का झटका लग सकता है ना। तो इंसुलेटर हो गया, चालक, कुचालक। अब एक होता है अर्धचालक, जिसमें से आंशिक रूप से, यानी कि कभी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और नहीं भी, आंशिक रूप से होती है, ठीक है। वो पूरी तरह से न सुचालक होती है न पूरी तरह कुचालक होती है। उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो वे पदार्थ जो आंशिक रूप से विद्युत का प्रवाह करते हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, दो ही, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे विभिन्न तरह की ट्रांजिस्टर वगैरह भी बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको याद रखना है। तो तीन चीजें आपने चालक, कुचालक और अर्धचालक पढ़ लिया। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग। सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग। सोल्डर क्या है? सोल्डर, सोल्डर क्या है? सोल्डर तो ये एक मिश्र धातु है। क्या है? एलॉय मेटल है। क्या है? एलॉय यानी कि मिश्र धातु है, एलॉय मेटल, मिश्र धातु। तो सोल्डर किसके किसके मिलने से बनता है? देखिए धातुओं को जोड़ने वाली मिश्र धातु होती है। धातुओं को जोड़ने के लिए मिश्र धातु लीड और टीन का बना होता है। किसका बना होता है? लीड प्लस टीन का बना होता है, याद रखना है। सोल्डर किसका बना होता है? लीड और टीन। ये एक मिश्र धातु है। किसका किसका? लीड और टीन का मिश्र धातु होती है। धातुओं को जोड़ने की वाली मिश्र धातु होती है सोल्डर। फ्लक्स क्या होता है? तो जब हम कभी सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग करते हैं तो उसको ऊपर फ्लक्स लगाकर उसकी सतह को साफ कर देते हैं, और फ्लक्स के लगाने की वजह से जो सोल्डर है उसकी गलनांक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पूरी अच्छी तरह से गलती है, पिघलती है, और जहां पे हमें सोल्डरिंग करना है अच्छे तरीके से सोल्डरिंग होता है। तो फ्लक्स से ऑक्साइड हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, और फ्लक्स का प्रयोग जो धातु की सतह को सोल्डरिंग करना है उसे की सतह को भी साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद सोल्डरिंग क्या है? तो सोल्डर
के माध्यम से, यानी कि टिन और लीड के मिश्रण है सोल्डर, इसके माध्यम से जो दो धातुओं को पतले तार वगैरह को जोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, जो कम ताप पर धातुओं को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है ना। तो सोल्डरिंग, आपने सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है। सोल्डर क्या है, तो ये सोल्डर एक मिश्र धातु है, टिन और लीड का बना होता है, जो दो धातुओं को जोड़ने का काम करता है। फ्लक्स क्या है, तो जब सोल्डरिंग करते हैं उसके ऊपरी सतह को साफ सुथरा बनाने के लिए और सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड, जैसे हम जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया न करे, ऑक्साइड न बनाए, उसको हटाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गया सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग में। आइए और थोड़ा डिटेल से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ऐसे ही देखे होंगे बिजली के दुकान पे, विद्युत वाले की दुकान पे जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे ऐसे वायर लपेटा रहता है, यही आपका क्या है, सोल्डर है। क्या है, सोल्डर। सोल्डर अगर आपका एग्जाम में पूछे, सोल्डर अगर आपका एग्जाम में पूछे किसका बना होता है, तो टिन और लीड का बना होता है। किसका, टिन और लीड का, या लीड और टिन का। ठीक है। तो सोल्डर एक धातु, मिश्र धातु है, जो आमतौर पर टिन और लीड का बना होता है। किसका बना होता है, और परसेंटेज एग्जाम में पूछ दे टिन और लीड का परसेंटेज, तो टिन 60% होता है और लीड आपका 40% होता है। ये भी आपको याद रखना है ना, टिन और लीड का मिश्रण होता है सोल्डर। अब कार्य कैसे करता है, तो इसे गर्म करके पिघलाया जाता है ताकि यह दो धातुओं के बीच जोड़ में भरकर इन्हें जोड़ सके। दो धातु हैं, जैसे ये धातु है और ये धातु है, इनका जोड़ बनाना है तो यहाँ पे सोल्डर को पिघलाकर डाला जाता है, जिससे दोनों धातुएं क्या होती है, जोड़ बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो सोल्डर हो गया। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स हमने बताया कि ऑक्साइड को हटाने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, और गीलापन, यहाँ पे गीलापन वो वाला नहीं है जो पानी वगैरह से, ये जो हमारा सोल्डर है उसको गला देता है अच्छे तरीके से, है ना। तो फ्लक्स देखिए, फ्लक्स एक रासायनिक एजेंट, पाउडर, पेस्ट, लिक्विड के रूप में है, जिसका उपयोग सोल्डरिंग के दौरान सतहों को साफ करने के लिए किया जाता है। और जो दो धातुओं को सोल्डर कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया न करे, ऑक्साइड न बनाए, उससे बचाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ऑक्साइड हटाने के लिए यह धातु की सतह से ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अशुद्धियों को साफ करता है। दूसरा काम क्या है, ऑक्सीकरण को रोकता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया रोकता है। यह गर्म धातुओं के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है ताकि सोल्डरिंग के दौरान सतह फिर से ऑक्सीकृत न हो, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया न करे। गीलापन बढ़ाने का मतलब है यहाँ पे जो सोल्डर है उसको अच्छे तरीके से पिघलाता है। यह पिघले हुए सोल्डर को सतह पर आसानी से और समान रूप से फैलाने में मदद करता है। ठीक है ना। तो ये सोल्डर हो गया, तो सॉरी फ्लक्स हो गई। सोल्डर मिश्र धातु है, टिन और लीड का बना होता है। टिन 60% होता है और लीड 40%। फ्लक्स क्या होता है, तो ये सोल्डर को अच्छी तरह पिघलाता है, जो धातु की जो दो तार हैं उनकी ऊपर ऑक्सीकृत नहीं होने देता और उसकी सतह को भी साफ करता है। और सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दो धातु के वायर को जोड़ा जाता है सोल्डरिंग की प्रक्रिया में। ठीक है ना। तो ये आपको हो गया। अब अगला है ब्रेजिंग। अगला टॉपिक ब्रेजिंग। तो अगला टॉपिक, इसे उच्च ताप पर धातु को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, उच्च तापमान पे जोड़ते हैं। सोल्डरिंग से मजबूत ये जोड़ बनाता है, जो इसका जोड़ होगा ये सोल्डरिंग से मजबूत होगा। क्या होगा, सोल्डरिंग से मजबूत होगा। ठीक है। तो ब्रेजिंग में क्या होगा, धातु को आपस में जोड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भराव फिलर मेटल को 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा, से अधिक तापमान पर पिघलाकर दो या दो से अधिक धातुओं के टुकड़ों को बीच के अंतर में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। ब्रेजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दो धातु के टुकड़ों को सोल्डरिंग से मजबूत जोड़ा जाता है, वो क्या है, ब्रेजिंग है। और इसकी जो जोड़ बनता है सोल्डरिंग से मजबूत बनता है। देखिए, आपको यहां पे समझना पड़ेगा, सोल्डर की जो ज्वाइंट बनेगी वो सोल्डर की ज्वाइंट होगी, ये कमजोर होगी किससे, ब्रेजिंग से। किससे, ब्रेजिंग से।
और ब्रेजिंग का जो ज्वाइंट बनेगा ये कमजोर होगा, मतलब ये कम होगा किससे, वेल्डिंग से। तो सबसे ज्यादा मजबूत जोड़ कौन बनाता है, वेल्डिंग बनाता है। तो ये बड़े बड़े धातुओं को, दो पार्ट्सों को जोड़ने के काम वेल्डिंग करते हैं। उससे छोटा मोटा काम है तो ब्रेजिंग से करते हैं। और वायर रूप में किसी धातु को जोड़ना है, वायर फॉर्म में है, तार के रूप में, तो सोल्डरिंग करते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया, ब्रेजिंग भी हो गई आपकी टॉपिक। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, रजिस्टर पे। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर, ये देखिए रजिस्टर का प्रतीक अभी हमने आप लोगों को बताया था, ये रजिस्टर का क्या है, प्रतीक है। ये क्या करता है, विद्युत धारा जो किसी उपकरण में बह रहा होता है, विद्युत धारा किसी उपकरण में बह रहा होता है उसको रोकता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। यानी कि जितनी मात्रा में कंट्रोल करता है, एक तरह से कह सकते हैं, जितनी मात्रा में जिस पार्ट्स को विद्युत धारा चाहिए ये कंट्रोल करके उतनी ही मात्रा में देता है, यही रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या करता है, धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। तो प्रतिरोध आपका कार्बन रजिस्टर हो सकता है, वायर बाउंड रजिस्टर हो सकता है, आपका फिल्म रजिस्टर हो सकता है। ये रजिस्टर की सिंबल भी हमने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए प्रतिरोधक रजिस्टर क्या होता है, एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका मुख्य कार्य विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा के प्रवाह को सीमित करना या रोकना है। यह एक पैसिव दो टर्मिनल वाला घटक है जो ऊर्जा को गर्मी के रूप में नष्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसको किसके रूप में, हीट के रूप में नष्ट कर देता है। आखिर उसको कंट्रोल कैसे करेगा, आपको पता है ना कि ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं खत्म कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये जो विद्युत ऊर्जा को रोकता है तो हीट के रूप में क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, हीट के रूप में। तो रजिस्टर क्या होती है, तो रजिस्टर होता है धारा को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण जो धारा को रोककर सीमित मात्रा में उपकरण सर्किट के अंदर पहुंचाता है, विद्युत परिपथ के अंदर पहुंचाता है। अब देखिए अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये कैसे निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यहां पे देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है आपका, ये एक फार्मूला है आप लोगों को, वो आप लोगों को R इक्वल टू रो एल अपान ए, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे आया है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो प्रतिरोध होता है ये किसका अनुक्रमानुपाती होता है, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी तार को जितना ही बड़ा बनाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध उसका अधिक होगा, ठीक है ना। और लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। ऐसे ही ये प्रतिरोध आर क्या है, यहाँ पे आर प्रतिरोध है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। यानी कि तार का एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो तार का एरिया कम करना पड़ेगा। एक तरह से इसको समझिए कि किसी तार, ये पतला तार है और एक मोटा तार है, ठीक है ना। पाइप से समझिए, जैसे हम लोग नदी वगैरह में जल को प्रवाहित करते हैं, ऐसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें किसकी, वायर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वायर की। अब इसके अंदर आपको पता है कि एक दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। अगर हमारा पाइप अगर है, पतला पाइप है, तो हमारा जल की प्रवाह क्या होगा, धीरे होगा। और मोटा पाइप है तो जल की प्रवाह अधिक होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, अगर मोटा वायर है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक मात्रा में, यानी कि उसमें प्रतिरोध कम होगा, यानी कि एरिया इसका बढ़ गया। क्या हो गया, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध एरिया एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। एरिया, इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। तो ये दोनों इस पे डिपेंड करता है। इन दोनों को मिलाने पे R इक्वल टू, देखिए रो एल अपान ए होगा। अब R इक्वल टू, अगर हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो ये रो एल अपान ए हो जाएगा, ठीक है ना।
रो एल अपान ए। तो इसमें आर आपका क्या है, तो आर आपका प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। एल क्या है, लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। और आपका रो क्या है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, रो का एल और ए और विशिष्ट प्रतिरोध, इसका हमें विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई, यूनिट क्या है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निकालने के लिए हम R इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो हम यहां से रो इधर रहने देंगे, रो इधर रहने के, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आर ए इधर भागे तो उधर जाके गुणा बन जाएगा, एल इस इधर है गुणा में तो इधर आके भाग बन जाएगा। अब आर का मत प्रतिरोध होता है, ये हमने ओम यहां पे बना दिया, ओम। और एरिया का मात्रक, एरिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, रो इक्वल टू यानी ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगी, ओम मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो दर्शाता है कि वह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक के प्रवाह का कितनी मजबूती से विरोध करता है, वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से डिनोट करते हैं ना। परिभाषा क्या है, तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, अगर यहाँ पे देखिए इस फार्मूला के रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है। कोई वायर है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, उसकी लंबाई एल है, क्या है, एल है, ठीक है। तो ये विरोध करेगा एक विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र के तार को प्रतिरोध होता है, उसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आर ए अपान एल होता है, ठीक है। इसकी यूनिट आपका क्या होगा, ओम मीटर होगी, ओम मीटर, ठीक है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ये आपको याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है। अगला अब आइए, ये देखिए, यह अभी आपने देख लिया किसी पदार्थ की वह स्वाभाविक गुण जो दर्शाता है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह को कितनी मजबूती से विरोध करता है। और इसका फार्मूला आप लोगों ने देखा, इसका फार्मूला देखा कि अगर आपका 1 मीटर लंबा वायर है और इसका अनुप्रस्थ काट ए है, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आइए ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए, किसी भौतिक यानी किसी चालक का भौतिक अवस्था जैसे कि तापमान स्थिर कर दिया जाए, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो किसी चालक तार के अगर तापमान को हम लोग स्थिर कर देते हैं, तो उसके बीच जो विभवांतर होता है, और ये किसका होता है, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो विभवांतर है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा,
और अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। तो भी को अनुकर समानुपाती होता है, यानी कि जितनी मात्रा, जितना गुना अगर हम आई को बढ़ाएंगे उतना गुना वोल्ट भी, हमारा विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर हो जाता है। यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्टेज, ठीक है, प्रतिरोध, उसके बाद विद्युत धारा के बीच संबंध क्या होता है। तो आपको पहचानना होगा, जहां V इक्वल टू आई इंटू आर रहे, या आपका I इक्वल टू V अपन आर रहे, या आपका R इक्वल टू V अपन आई हो, वही आपका फार्मूला सही है। बाकी इसके अलावा जो डिफरेंट होगा वो गलत होगा। ये तीनों सही है। बी इक्वल टू आई इंटू आर करिए, या आई निकालना है तो आर को इधर भाग कर दवा दीजिए, क्योंकि इधर गुड़ा है, तो आई इक्वल टू बी अपन आर हो जाएगा। और अगर आपको आर निकालना है तो आई इधर मल्टीप्लाई है, तो बी के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो आर पर। तो ये तीनों संबंध है। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि विभवांतर वी आई और आर, यानी कि वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच संबंध क्या होता है, तो ये V इक्वल टू आई इंटू आर याद रखना है। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। क्या है, यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम में देखिए, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध। विद्युत धारा यानी कि करंट, विभवांतर यानी वोल्टेज, और प्रतिरोध यानी कि आर के बीच आपका संबंध होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है ना। अब देखिए, यदि किसी चालक जैसे तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान, दाब आदि स्थिर है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती हटेगा तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। इसी को ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I, तो I समानुपाती को हटाएंगे तो इक्वल बनेगा, और उसके जगह एक नियतांक आएगी जो कि प्रतिरोध होगा। तो B इसमें क्या है, वोल्टेज है। I क्या है, तो I आपका करंट है, धारा है। और R क्या है, तो प्रतिरोध है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया ना। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक नहीं दो क्वेश्चन है। ओम के नियम पे दो क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। पहला ए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए वाला दिया है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध यहां पे दिया है, यानी ये आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर दी हुई है। आर कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। तो आर यहां पे हम लिख देंगे आर इक्वल टू 1200 ओम। ठीक है। ओम का सिंबल, प्रतिरोध का सिंबल क्या है, ऐसे। ये प्रतिरोध का सिंबल भी आपको बनाना होगा। दूसरा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्ट भी दिया है, भी दिया है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है ना। स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि हमें आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आपको ओम का नियम पता है ना, क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये एक फार्मूला याद रखिएगा, इसी से आपका सब निकल कर आया जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आई को इधर ही रहने दीजिए। आर इधर आएगा तो बी के साइड आएगा तो क्या बना देगा, आर बना देगा। बस इस फार्मूला में आप रख दीजिए। तो हमारा आई इक्वल टू बी की जगह हमारा कितना दिया है, 220 वोल्ट बटा में आर कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। अब आई का हमारा किस में आएगा, आई मतलब धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर मतलब एम्पियर में होगा। इसे कटा लीजिए, 11 ये कितनी बार में, 60 बार में जाएगा। इसको कटा लीजिएगा, 11 बत्ता में 60 एम्पियर। ठीक है ना। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये आंसर हो गया। दूसरा आपका बी वाला आप करते हैं। देखिए बी आपका प्रश्न दिया है सॉरी, दिया है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली यानी कि जो क्वाइल है,
विद्युत हीटर में क्वाइल है का प्रतिरोध कितना दिया है, 100 ओम दिया है। प्रतिरोध आपका यहाँ पे दिया है, आर दे दिया है, कितना, 100 ओम। ठीक है। दूसरा यहाँ पे, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो यहाँ पे V भी दे दिया है आपका, V दे दिया है कितना, 220 वोल्ट। तो अब आपको I निकालना है, तो I आपको निकालना है, तो ओम का नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होती है। I यहाँ फिर निकालना है, तो I इक्वल टू V अपन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए V का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, R का मान कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। ठीक है। तो इसको कटाएंगे 10/100 यानी कि 2.2 एम्पियर आपका निकल कर आ जाएगा। एम्पियर। ठीक है ना। तो हमने ओम का नियम भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ना। इसके आगे अभी बहुत सारा टॉपिक है, और जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी की बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का, वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही 3D पिक्चर में आप लोगों को क्लास करवाई जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ये कोर्स 799 है, अभी 100 कैंडिडेट के लिए 499 में मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट है। कूपन में आपको यूपी ट्रिपल एससी डालना है। कोर्स आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, चलिए वो भी हम बता देते हैं। तो देखिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन और वेबसाइट में किसी एक जगह से परचेज करेंगे, आप दोनों जगह एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह चला पाएंगे। तो आप succescareer.classix.co.in, ठीक है ना, succescareer.classix.co.in, या वही चीज आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो किसी एक जगह आप परचेज करेंगे तो दोनों जगह लैपटॉप वगैरह में चलाना होगा, तो आप succescareer.classix.co.in खोलिएगा, इसमें आल कोर्सेस में जाएगा। एप्लीकेशन में भी सेम ऐसे ही है, आल कोर्सेस में जाएगा, और यहाँ पे आपको चले जाना है यूपी ट्रिपल एससी वाले में। कहाँ चला जाना है, यूपी ट्रिपल एससी बैच, ये वाला, इसमें व्यू कोर्स करना है आपको। व्यू कोर्स करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन कंप्लीट बैच 799 की जगह आपको ये 499 में मिल जाएगा। इस पे व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करिएगा। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये 799 है। यहाँ पे आपको कूपन कोड में क्या अप्लाई करना है, कूपन कोड में यूपी ट्रिपल एस सी, ये आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई इनवैलिड यूपी पी ट्रिपल एस सी, ठीक है ना। ये यूपी ट्रिपल एस सी अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे ही अप्लाई करेंगे वो आपको 499 का हो जाएगा। इनवैलिड कूपन बता रहा है, इसको हम एक्टिवेट करवा दे रहे हैं, है ना, अभी एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होगी कूपन कोड अप्लाई करने में, तो 9140822403 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।